केमिस्ट्री 11.2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास नंबर 7। तो हम लोग एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में आगे बढ़ रहे थे। ये हमारी क्लास नंबर 7 है। आप क्लास नंबर 1 से एक बार रिवाइज करिएगा, बस आप रीडिंग करिएगा धीरे धीरे। और अब हम लोग क्लास 7 कंटिन्यू करते हैं। क्लास 6 में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था। क्लास 7 में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्लास 7 में, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, विच फेनोमेनन और फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो हम लोग को इंग्लिश भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हमें इंग्लिश पता होगी तो हम लोग अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो साइंस मैथ्स की वो इंग्लिश है। तो इसमें क्या होता है, इंग्लिश के सिंगुलर प्लूरल में जो जनरल होता है, जैसे बुक में एस लगाते हैं तो बुक्स होता है, ठीक है। कॉपी वाई है तो आई एस कॉपीज होता है। तो जनरल प्लूरल होता है, लेकिन कुछ होता है इररेगुलर, ठीक है। तो उनको हमें ध्यान रखना है। जैसे फेनोमेनन और फेनोमेना, ठीक है, ये दोनों क्या होता है, ये भी सिंगुलर प्लूरल ही है, ठीक है। क्वांटम क्वांटा, तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। तो जो फेनोमेनन होता है वो आपका सिंगुलर होता है, और फेनोमेना होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है विच फेनोमेनन या फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो यहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी, फिजिक्स में भी थोड़ा दिया है, क्योंकि फिजिक्स का भी बहुत कोर कॉन्सेप्ट है ऑप्टिक्स का, लाइट, ठीक है। तो उसमें 12th में आपको पढ़ना है, वहाँ भी आप हिस्ट्री थोड़ा सा देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले माना जाता था कि जो लाइट वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, उसको कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते थे, या पार्टिकल थ्योरी, या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फिर धीरे धीरे जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो वेव नेचर आया। वेव ऑप्टिक्स में आपको 12th में ये पढ़ना भी है, जनरल और फंडामेंटल बेसिक में। तो वेव ऑप्टिक्स में फिर वेवलेंथ आया, ठीक है, वेवलेंथ हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या होती है, सब वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और मास हो गया, और फिर आपका मोमेंटम वगैरह हो गया, ये सब पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कभी लाइट वेव नेचर शो करता था किसी एक्सपेरिमेंट्स में, और कभी लाइट पार्टिकल नेचर शो करने लगा किसी एक्सपेरिमेंट्स में। तो जैसे हमने पिछली क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, उसमें जो एक्सप्लेनेशन दी गई थी वो पार्टिकल नेचर के रूप में दी गई थी कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जो बाकी डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस होते हैं जो आपको 12th में देखने हैं लाइट में, तो वो सब आपका वेव नेचर होता है, ठीक है। तो फिर ये पता नहीं चल पा रहा था कि लाइट एग्जैक्टली वेव नेचर है या फिर पार्टिकल नेचर है, क्योंकि कभी कभी लाइट क्या कर रही थी कि वेव नेचर शो कर रही थी, कभी कभी पार्टिकल नेचर शो कर रही थी। तो बाद में फिर डी ब्रॉगली ने कहा कि लाइट डुअल नेचर शो करती है, लाइट में दोनों नेचर होता है। उन्होंने रिलेट किया फ्रीक्वेंसी को, है ना, और मोमेंटम को, ठीक है। तो वेवलेंथ को और मोमेंटम को ऐसे करके एनसीईआरटी में आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो उन्होंने दोनों प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करके एक इक्वेशन बनाया, ठीक है, जिसे डी ब्रॉगलीज इक्वेशन भी कहते हैं। तो फिर हम लोग अब लाइट को डुअल नेचर ही मानते हैं, कहीं पर वो एक नेचर शो करती है, किसी में दूसरा नेचर भी शो करती है ना। और फिर कहा गया कि जो लाइट होती है वो जैसे माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, जैसे वो हमेशा वेवलेंथ तो शो करती है, लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं जनरल लाइफ में जो होता है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, पर अभी हमें उतना नहीं देखना है। अगर आप आगे जाते हैं तो फिर आपको और डिटेल में गहराई से सारे कॉन्सेप्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स वगैरह देखने हैं, क्या है क्या नहीं है। पर अभी हम लोग बहुत ही बेसिक में आगे बढ़ते हैं ब्रीफ में, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है विच फेनोमेनन और फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट किस किस एक्सपेरिमेंट्स में या किस किस फेनोमेनन में शो करता है लाइट, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो हमने बहुत ही ब्रीफ में ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था। ब्लैक बॉडी जो आइडियल बॉडी होती है उसके एक्सप्लेनेशन में भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का यूज़ किया गया था। और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमने देखा उसमें भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को यूज़ किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच फेनोमेनन और फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग वेव नेचर ऑफ लाइट। तो अब वेव नेचर ऑफ लाइट का यूज़ करके कौन कौन सा, वेव नेचर ऑफ लाइट कहाँ कहाँ यूज़ होता है या शो करती है लाइट, किस किस एक्सपेरिमेंट में या किस किस फेनोमेनन में। तो जब डिफ्रैक्शन होता है ना, डिफ्रैक्शन या ओ होगा तो आप सुधार लीजिएगा, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ राइटिंग मिस्टेक होगी। तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में और पोलराइजेशन में, ये सब आपको 12th में पढ़ना है, सेकेंड पार्ट में वेव ऑप्टिक्स में, फिजिक्स में। तो इन तीनों में आपका जो लाइट है वो क्या करती है, वेव नेचर को शो करती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट का डुअल नेचर क्या है। वैसे पार्टिकल्स का भी डुअल नेचर, जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का, तो ये सब फिर आगे देखा गया। पर यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो इसको हम लोग देखते हैं। द डुअल नेचर ऑफ लाइट और वेव पार्टिकल डुअलिटी, है ना, वेव और पार्टिकल दोनों शो होता है, इसलिए इसको वेव पार्टिकल डुअलिटी भी कहते हैं।
द डुअल नेचर ऑफ लाइट और वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ लाइट, ऐसे वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो द डुअल नेचर ऑफ लाइट और वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ लाइट मीन्स दैट लाइट एग्जिबिट्स और शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंट। तो जो एक्सपेरिमेंट होगा उसके कॉन्टेक्स्ट में लाइट कभी वेव नेचर शो करती है, कभी पार्टिकल नेचर शो करती है। डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट लाइट बिहेव्स आइदर एज अ वेव और एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, whenever radiation interacts with matter, तो जब भी रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ, ठीक है, whenever radiation interacts with matter it displays particle like properties in contrast to wave like properties। ठीक है, तो जब भी पार्टिकल के साथ, मतलब जैसे हमने देखा था मेटल सरफेस, ये मैटर हो गया, और लाइट रेडिएशन जब आ रही है इंटरेक्ट कर रही है, तो वहाँ पर जो लाइट होती है वो हमारा पार्टिकल नेचर शो करती है। जैसे फोटोन से बना हुआ है, फोटोन अपना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था, तो ये सब पार्टिकल नेचर है। तो whenever radiation interacts with matter it displays particle property, it displays the property of particles या particle like properties in contrast to the wave like properties which it exhibits when it propagates। तो लाइट जब किसी मीडियम से प्रोपगेट करता है तो वहाँ पर वो वेव नेचर शो करता है। ठीक है, जैसे इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में। लेकिन जब भी वो इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, ठीक है, तब वहाँ पर वो पार्टिकल नेचर शो करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, अब हमें एग्जांपल्स पर भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है अ 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। तो यहाँ पर हमें एक 100 वॉट बल्ब दिया हुआ है, 100 वॉट, ठीक है, और आपको दिया है लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज 400 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर। तो जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सब एसआई यूनिट में होगा, तो आंसर भी एसआई यूनिट में आएगा। तो आपको नैनोमीटर में एसआई यूनिट जो मीटर है उसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं हम लोग इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा 100 वॉट है वो 100 वॉट है क्या? तो यहाँ पर जो 100 वॉट है वो हमारा पावर हो गया, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 100 जूल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी। ओके, तो 1 सेकेंड में कितना हो गया? 100 जूल एनर्जी, वहाँ बल्ब में 100 जूल एनर्जी निकल रहा है, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी। ओके, अब कितने फोटॉन्स, क्योंकि फोटॉन्स ही वो एनर्जी कैरी करेंगे, जो एमिट हो रहा है एनर्जी वो फोटॉन्स ही कैरी करेंगे। तो हमें बस ये पता करना है एक फोटॉन का एनर्जी कितना है, उसको डिवाइड कर, उससे डिवाइड कर देंगे टोटल एनर्जी को, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएगा। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, तो एनर्जी होता क्या यहाँ पर लैम्डा में है, तो एच म्यू होता है, और म्यू होता है सी बाय लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये आपका 6.624 इंटू 10⁻34। ठीक है, सब ऐसा यूनिट में है, तो हम यूनिट चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा यूनिट में लेंगे तो आंसर हमारा जूल में ही आएगा। ठीक है, तो इसको भी ऐसा यूनिट में लेते हैं, 400 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, मीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो, जैसे अगर आप यूनिट भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, ये होता है जूल सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट का, और आपका ये होता है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का। ठीक है, तो आपका मीटर और मीटर कैंसिल होगा, सेकेंड 1 हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ सेकेंड है, तो जूल में आंसर आ जाएगा। देखिए सब फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो थोड़ा कैलकुलेशन तो है, थोड़ा आपको राउंड ऑफ करना और कैलकुलेट करना, अप्रॉक्सीमेशन लेना, ये सब भी आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़े लेंथी कैलकुलेशंस आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, स्कूल एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो आपका जो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हो जाएगा वो हो जाएगा 4.969 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब डेसिमल के बाद हमें कितना लेना है, कहाँ राउंड ऑफ करना है, कभी 1, 2 या 3 लेना है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ, और आप खुद भी सोच सकते हैं क्वेश्चंस के अनुसार कि कितना हम लोग ले सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया 4.969 इंटू 10⁻⁹ जूल, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ठीक है, अब टोटल एनर्जी पर सेकेंड 100 जूल, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन 4.969 इंटू 10⁻⁹ जूल,
ये आपका हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स और पर सेकेंड, क्योंकि आपका ये 100 जूल क्या है एनर्जी पर सेकेंड रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया 100 जूल डिवाइडेड बाय 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2.012 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स। तो इतने फोटॉन्स पर सेकेंड आपके एमिट हो रहे हैं, ठीक है, उस बल्ब से, 100 वॉट बल्ब से। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इज इक्वल टू इतने फोटॉन्स, और यहाँ पर सेकेंड आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको लैंग्वेज में लिख दिए 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड तो फिर ये नहीं लिखना है, तो आपको जैसा सही लगे आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट ऑफ फॉर अ मेटल। तो ये आपका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक का जो हमने पिछली क्लास में इक्वेशन देखा था, जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट फॉर अ मेटल। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक होता है जिसके कारण अगर हम लोग एच म्यू नॉट लिखें तो वर्क फंक्शन भी बन जाता है उस मेटल का। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो म्यू नॉट हमारे पास है वो है 7.0 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। हर्ट्स होता है, हर्ट्स हमारा पर सेकेंड होता है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन। तो जो रेडिएशन इंसिडेंट किया उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1.0 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। The threshold frequency mu naught for a metal is 7.0 into 10⁻14 per second. Calculate the kinetic energy of the electron. तो हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी बताना है, वो कितना होगा। Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency mu is equal to 1.0 into 10⁻15 per second hits the metal, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम लोग इक्वेशन लगा देंगे, इसको आइंस्टीन्स इक्वेशन भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ये हो गया एच म्यू टोटल एनर्जी, उसमें से कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में लग जाएगा, ठीक है, और जो एनर्जी बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगा। तो ये हो जाएगा हाफ mEV², ठीक है। तो यहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एच, ये इधर जाएगा तो म्यू माइनस म्यू नॉट। तो म्यू हमारा हो गया 1.0 इंटू 10⁻15 और माइनस 7.0 इंटू 10⁻14, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये तो आपका हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻, है ना, 6 to 6 ही होता है, हाँ ये सब ध्यान रखिएगा। -34, इसको अगर मैं मिटा दूँ, -34 इंटू, अब यहाँ देखिए इसको कैसे करिएगा। तो यहाँ पर आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻14, है ना, एक 10 को अलग कर दिया तो 1.0 इंटू 10 हो जाएगा, माइनस 7.0 इंटू 10⁻14। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि 10⁻14 अब कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 10⁻14 में क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो इंटू 10⁻14। अब ये 10 - 7, तो 10 - 7 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका 6 3 = 18, ठीक है। तो ये 18 के लगभग आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 0.6 भी है, मतलब 0.5, मतलब लगभग 1.5 और बढ़ जाएगा, मतलब 18 19.5, मतलब अप्रॉक्स 20 के आपका आंसर आ जाएगा, 20 के लगभग इंटू 10⁻−34 और +14, ठीक है। तो ये आपका 24 20, तो आपका -20 हो जाएगा। एक बार आंसर देख लेते हैं, तो आंसर आपका हो गया है 19.8 यहाँ आएगा, ठीक है, 19.8। और साइंटिफिक नोटेशन में ये इधर ले आएंगे, एक के बाद ही पॉइंट आता है फर्स्ट डिजिट के बाद, तो 98, तो ये आपका हो जाएगा इंटू, है ना, इंटू आपने यहाँ पर क्या किया, इसको अगर हम लोग 0.1 इधर लाएंगे, या कन्फ्यूजन होता है, इसको एक बढ़ा है -21 या -19, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं थोड़ा आराम से, कि इसको हमने क्या किया, एक इधर लाया, पर लाएंगे कैसे, तो हमने डिवाइडेड बाई 10 किया, पर डिवाइडेड बाई 10 तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि ये इसी का आंसर है, तो हमें इंटू 10 भी करना होता, तो हम इंटू 10 भी कर दिए, तो ये आपका -19 आ जाएगा, ठीक है। तो -19 जूल, तो 1.988 होगा, है ना,
सॉल्व करिएगा तो 1.988 इंटू 10⁻19 जूल, पर आप इसको 2 तक ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बाकी आप डिस्कस कर सकते हैं कैसे आपको लिखना है। उसके बाद आपका क्या है, थोड़ी थ्योरी है, ठीक है। और ये जो आपका लाइन स्पेक्ट्रम है वो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो आपको जनरली बीएससी में पढ़ना पड़ता है अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं, या फिर फिजिक्स में भी होगा। तो ये सब थोड़ा क्या है, डेप्थ के टॉपिक्स है, हमें इतना नहीं पढ़ना है, पर फिर भी एनसीईआरटी में बहुत ही ब्रीफ में दिया है, आप इसको बस रीडिंग कर लीजिएगा। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो जो थ्योरी में आपके है स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोस्कोपी, लाइन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, इसको बस आप रीड कर सकते हैं। इसका यूज़ आएगा आगे जो हम लोग देखेंगे, है ना। तो उसमें हम लोग देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसको हम लोग बेसिकली समझ लेंगे ये है क्या, कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे और धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्लास नंबर 7 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्लास नंबर 8 शुरू करेंगे और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम, ये टॉपिक अब केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम और लाइट का ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वैसे लाइट आपका कोर कॉन्सेप्ट फिजिक्स में आता है, जिसमें हम लोग ज़्यादा डेप्थ में स्टडी करते हैं। और 11th-12th लेवल में भी जब आप 12th में जाइएगा तो आपको ऑप्टिक्स ज़्यादा स्टडी करना हो, फिजिक्स में ही स्टडी करना होगा डेप्थ में, ठीक है। ये सब वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो अब हम लोग एक बार पीडीएफ देख लेते हैं और फिर हम लोग इसी तरह केमिस्ट्री 11.2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आगे बढ़ेंगे। क्लास नंबर 7 हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से, विच फेनोमेनन। तो फेनोमेनन हमारा सिंगुलर हो गया और इसका प्लूरल हो जाएगा फेनोमेना, ठीक है। आप बायो में देखेंगे, अगर आगे भी 11-12 में आप लीजिएगा बायो, उसमें ज़्यादा देखेंगे, और वैसे भी साइंस में आप देखिएगा कि ये जो सिंगुलर प्लूरल है वो थोड़ा अलग से होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं विच फेनोमेनन, फेनोमेनन हमारा सिंगुलर है और फेनोमेना हमारा प्लूरल है। तो विच फेनोमेनन या फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। पार्टिकल को हम लोग कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी या कॉर्पसल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला है विच फेनोमेनन और फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव नेचर ऑफ लाइट में डिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्टिव हो गया डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ये सब आपको स्टडी करना है क्लास 12 पार्ट 2 फिजिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में। अगला है विच फेनोमेनन और फेनोमेना, ये तो हमने कर लिया। अगला देखते हैं व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल मतलब दोनों। द डुअल नेचर ऑफ लाइट और वेव पार्टिकल duality of light means that light exhibits characteristics of both waves and particles depending on the experiment. Depending on the experiment, we find that light behaves either as a wave or as a stream of particles. Whenever radiation interacts with matter, it displays particle-like properties. तो जब radiation interact करता है matter से, तो वो display करता है particle-like properties. इन कॉन्ट्रास्ट टू द वेव लाइक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब वेव प्रॉपर्टीज़ वो तब एग्जिबिट करता है जब वो प्रोपेगेट करता है। अगला क्वेश्चन है 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है। तो यहाँ जैसे हमने देखा पावर 100 वॉट, वॉट होता है जूल पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 100 जूल पावर एमिट हो रही है। तो एक एनर्जी, तो हम लोग टोटल एनर्जी हमें पता चल गया 100 जूल। एक फोटोन का एनर्जी निकाल लेते हैं, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन SC/λ, तो इतना आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी पर सेकेंड इतना हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, तो पर सेकेंड के लिए डिवाइड कर देंगे, तो 2.012 इंटू 10⁻20, या फिर हम लोग कह सकते हैं, तो यहाँ पर सेकेंड हमने यहीं लिख दिया, तो इतना हो गया। और हम लोग सिर्फ लिखेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड, तो यहाँ हमें पर सेकेंड यूनिट लगानी होगी, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी μ0 for a metal is 7.0 into 10⁻14 per second. Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency μ is equal to 1.0 into 10⁻15 per second hits the metal. NCERT के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे NCERT सॉल्व एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, μ0 की वैल्यू दी है, μ की वैल्यू दी हुई है, कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। कैसे लिखना है, क्या स्टेप्स करने हैं, वो आप डिस्कस कर सकते हैं टीचर्स के साथ, आपको कैसे एग्जाम में लिखना है। यहाँ एक जनरल वे में मैं आगे बढ़ा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स इक्वेशन Hν इज इक्वल टू Hν0 + 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, यही आपका काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको K से मैंने रिप्रेजेंट किया, आपका आंसर आ जाएगा 1.988 साइंटिफिक नोटेशन में इंटू 10⁻19 जूल। अब ये कुछ थ्योरी है, तो इस थ्योरी को आप एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत डेप्थ में हमें नहीं जाना है 11th लेवल में। तो स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोस्कोपी, लाइन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम
और फिर स्पेक्ट्रा, ये भी सिंगुलर प्लूरल के रिलेशन रखते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश को ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली साइंस में, टेक्निकल लैंग्वेज में डायरेक्ट ग्रीक या लैटिन या फिर जर्मन या फिर और लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो डायरेक्ट यूज़ होते हैं, ठीक है, रूट वर्ड्स या प्रेफिक्स या सफिक्स, तो उन्हें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्लास नंबर 8 देखेंगे और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को ब्रीफ में स्टडी करेंगे हम लोग। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 7 तक किया और हमने क्वेश्चन नंबर 44 तक कंप्लीट किया। अगली वीडियो में क्लास नंबर 8 शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे केमिस्ट्री 11.2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आगे बढ़ेंगे।